तो गलत बात है ना, रीडिंग करनी थी। रीडिंग नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है। एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है, कुछ पोर्शंस की मैंने, कुछ चैप्टर्स के मैंने बताए हैं, उनकी रीडिंग करनी है और उसी दिन समझ में आएगा, दूसरे दिन समझ में नहीं आएगा। तो देखते हैं क्या है। तो मैंने ये बताया था कि फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस कुछ ऐसे सबस्टांस होते हैं जिनके अंदर डोमेन्स होते हैं, डिफरेंट जगह अलग अलग रीजन होते हैं जिसको डोमेन्स कहते हैं, बताया था ना। इन डोमेन्स में एक टाइप के मैग्नेटिक डाइपोल्स रहते हैं, जैसे एक साइड वाले रहते हैं। फिर जब उस मैग्नेटिक सबस्टांस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो डाइपोल्स जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हैं, उनका नंबर बढ़ने लगता है और वो अपने अगल बगल के डोमेन्स को श्रिंक करके अपने आप में मिला लेते हैं और फिर सारे डाइपोल्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। When a ferromagnetic substance is kept under the presence of an external magnetic field, then the size of that domain which have dipoles in the direction of external magnetic field increases and the other domains get shrink, है ना, other domain size get shrink, वो shrink कर जाते हैं and eventually, है ना, finally क्या होता है, most of the dipoles get aligned towards external magnetic field, toward the direction of external magnetic field. तो इसको हम कहते हैं कि मैग्नेटाइज हो गए। क्या हो गए? मैग्नेटाइज हो गए। तो मैग्नेटाइज किया किसने? किसने मैग्नेटाइज किया? किसने मैग्नेटाइज किया? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ने। किसने किया? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ने। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको अगर मैं म्यू नॉट से डिवाइड कर दूं तो क्या हमें क्या मिलता है? हमें क्या मिलता है? इसको क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ये सर आई आता है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। आई। इसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर पर मीटर। क्या होती है? एम्पियर पर मीटर। एम्पियर पर मीटर। मैग्नेटाइजिंग फील्ड को एच से लिखते हैं, एच से, है ना। और जो डाइपोल्स अलाइंड हो गए, जो डाइपोल्स अलाइंड हो गए, तो उन सारे डाइपोल्स का डाइपोल मोमेंट अगर निकालें, अगर एक यूनिट वॉल्यूम दिया जाए तो उस यूनिट वॉल्यूम में जितने डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट जो आ जाए, उसको उस वॉल्यूम से अगर डिवाइड कर दें तो एक टर्म मिलता है जिसको हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई कहते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर पर मीटर। ये मैंने बता दिया था शायद। बोलो बच्चों, अरे बताया था कि नहीं? तो हम क्या कह सकते हैं? therefore we can write, Yes, sir. therefore we can write intensity of magnetization is proportional to the magnetizing field. बोलो, ये ऐसा कह सकते हैं। बट इंटेंसिटी मैग्नेटाइजिंग फील्ड, एक यहाँ पर जब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक सिंबल हम यूज करते हैं जिसको काई कहते हैं, ससेप्टिबिलिटी कहते हैं, एच। इसको क्या बोलते हैं इस टर्म को? बोलो, SUSCE, ससेप्टिबिलिटी। ये सब मैंने बता दिया भाई पिछली क्लास में। ससेप्टिबिलिटी जो काई कहते हैं। तो I इज इक्वल टू काई एच। आई मतलब जो डाइपोल्स अलाइंड हुए हैं, अलाइंड हो गए, तो अलाइंड हो गए डाइपोल्स, तो उनका डाइपोल मोमेंट एक आ जाएगा, कुछ एक वैल्यू आएगी। वो वैल्यू को एक यूनिट वॉल्यूम, मतलब 3D कट पोर्शन कट किया जाए तो उसका जो वॉल्यूम होगा उसको डिवाइड करेंगे तो उसको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मतलब कितने डाइपोल्स अलाइंड हो गए। ये प्रोपोर्शनल होगा मैग्नेटाइजिंग फील्ड के, जिस फील्ड ने इसको मैग्नेटाइज किया है उसके कारण ये ऐसा लिखा जाएगा। बोलो, ये ठीक है ना? तो I इज इक्वल टू काई एच ऐसा लिखा जाएगा। अब मान लो, देखो बात को, समझो बात को। मान लेते हैं कि ये एक फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस है, ये एक फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस है, इसके अंदर मैग्नेटिक डाइपोल्स अलाइंड हो गए हैं। यस सर। अलाइंड हो गए, डोमेन खत्म हो गया इनका। मान लो 1000 डाइपोल्स हैं, वो अलाइंड है 1000। कितने वॉल्यूम है? वॉल्यूम मान लो कुछ है V, ये सारे अलाइंड हैं, ये सारे अलाइंड हैं इधर की तरफ, और एक्सटर्नल फील्ड भी इधर ही है, ये एक्सटर्नल फील्ड है, B एक्सटर्नल है, B एक्सटर्नल है।
तो इसके अंदर इन डायपोल्स की भी एक मैग्नेटिक फील्ड आएगी ना, जिसको हम इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। नहीं समझे मेरी बात भाई? इन डायपोल्स की, ये भी तो मैग्नेट है ना, ये सारे मैग्नेट है, छोटे छोटे मैग्नेट है, जिसके पास डायपोल मोमेंट है वो मैग्नेट है। तो बहुत सारे मैग्नेट्स हैं, तो इन सबकी फील्ड सब इकट्ठी होगी इकट्ठी होगी इकट्ठी होगी, तो कुछ आ जाएगी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। बोलो, समझे? यस सर। तो अगर यहाँ पर एक पॉइंट की बात करें, जैसे यहाँ पर तो सिर्फ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी है, जैसे इस सबस्टांस के बाहर अगर कोई पॉइंट लें तो वहां पर सिर्फ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ही है, लेकिन अगर इस सबस्टांस के अंदर कोई पॉइंट लें तो वहां पर नेट फील्ड क्या होगी? वहां पर नेट फील्ड क्या होती? एक्सटर्नल वाली प्लस इंड्यूस्ड। नहीं समझे? अरे तो समझ गए इसमें क्या बात है? यहाँ पर दो फील्ड होगी ना इस जगह। बोलो। यस सर। तो समझ गया। अगर मैं यहाँ पर देखो यहाँ से डिवाइड कर दूं, अगर मैं जैसे अगर मैं म्यू नॉट से डिवाइड कर दूं, म्यू नॉट से, और यहां भी म्यू नॉट से डिवाइड कर दूं, और यहां भी म्यू नॉट से डिवाइड कर दूं, है ना? यही तो हो जाएगा। तो हमारी जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किस कारण से होगी? वो तो डायपोल्स के कारण होगी। क्यों? अरे बोलो। यस सर। तो यहां पर जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के कारण है ना, आई के कारण है। नहीं समझे मेरी बात? अरे सर एक बार फिर से बता दीजिए वाला। ये जो डायपोल्स अंदर बने हैं, ये अंदर डायपोल जो बन गए हैं, ये डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इसकी यूनिट एम्पियर पर मीटर होगी ना। तो ये एक टाइप का मैग्नेटिक फील्ड बाय म्यू नॉट ही तो है ये। नहीं समझे? जैसे अगर किसी किसी मैग्नेटिक सबस्टांस के अंदर जो फील्ड होती है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्लस जो डायपोल्स अलाइंड हुए हैं उनकी मैग्नेटिक फील्ड का सम होगा कि नहीं? ये ठीक है कि नहीं? यस सर। तो अंदर जो डायपोल्स आए हैं उनकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको अगर म्यू नॉट से डिवाइड कर दो तो वही आई है, वही इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है। नहीं समझे बात भाई? जो अंदर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड हुई है उसको अगर म्यू नॉट से डिवाइड कर दूंगा तो उसका यूनिट क्या होगा? एम्पियर पर मीटर होगा कि नहीं? यस सर हो जाएगा। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी यस सर होगा। वो दोनों का सम होगा ना। एक तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक डायपोल इंड्यूस हुई है वो किस कारण से हुई है? वो आई है, वही इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है। अरे समझ नहीं मेरी बात? ये इसकी यूनिट क्या है? ये बी बाई म्यू नॉट ही तो यूनिट है। ये इसकी यूनिट सेम आएगी कि नहीं? यस सर। तो जो इंटेंसिटी है आई की यूनिट बी बाई म्यू नॉट है ना, तो ये बी इंड्यूस्ड बाई म्यू नॉट है। जितनी इंड्यूस हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड उसको म्यू नॉट से डिवाइड कर दो तो उसको आई कहते हैं। वो डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम के इक्वल होगा, जिसको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। तो कुल मिला के अगर देखें तो किसी मैग्नेटिक सबस्टांस के अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड बाई म्यू नॉट ये कितना आ गया? देखो बी एक्सटर्नल एच प्लस आई आ गया ना, एच प्लस आई। अरे बोलो बच्चों। यस सर। ये जरा एनसीईआरटी में देखकर बताओ कि ये सारे टर्म्स क्या लिखे हुए हैं, तो मैं वही यूज कर रहा हूँ। एनसीईआरटी अभी आदित्य तुम्हारे पास है, उसमें देखो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को उन्होंने क्या लिखा है, क्या टर्म यूज किया है। यस सर देख रहा हूँ। देखो जरा सर मैग्नेटाइजेशन किया है। एनसीईआरटी में देखो, एनसीईआरटी में देखो सर इसमें सर कैपिटल आई। कैपिटल आई हाँ। लिखा है, कैपिटल आई लिखा है ना। यस सर। तो कैपिटल आई लिखा हुआ है, और मैग्नेटाइजिंग फील्ड को क्या लिखा हुआ है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड को देखो जरा, मैग्नेटाइजिंग फील्ड को क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, किस सिंबल से लिखा है? सर कैपिटल एच। कैपिटल सर कैपिटल एच। कैपिटल एच से लिखा हुआ है। यस सर। और इन दोनों का सम क्या लिखा हुआ है? एम लिखा हुआ है क्या? देखो एच प्लस आई कहीं लिखा होगा। हाँ ये सर कैपिटल एम। कैपिटल एम लिखा हुआ है। तो नेट वेक्टर मैग्नेटिक है। फील्ड को इन्होंने एम से लिखा है, एच प्लस आई ऐसा लिखा है कहीं?
सर कैपिटल एम दिख गया, वो आई मतलब एच प्लस आई नहीं दिखा, लेकिन कैपिटल एम हर जगह दिख गया है एक पूरे पेज पे, उसी का है सर। कैपिटल एम इज कैपिटल इक्वल टू साई इनटू एच करके। एच सर और आई, आई भी कहीं लिखा होगा, ठीक है। मान लो मैं कह देता हूं, बाद में देख लेंगे क्या है। जो नेट फील्ड है उसको म्यू नॉट से डिवाइड करने पर एक टर्म आया जिसको मैंने एम से लिख दिया, ये बार बार लिखने के बजाय। तो जो नेट फील्ड बाई म्यू नॉट है वो कितना आ गया, एच इज इक्वल एच प्लस आई है, और आई काई एच के इक्वल है, तो आई की जगह काई एच लिख दिया जाए तो काई प्लस 1 इंटू एच हो जाएगा कि नहीं? अरे बोलो बच्चों। यस सर। सर इसमें कोई वो नहीं यूज किया, बी अपॉन म्यू नॉट ही लिखा है एनसीईआरटी में। वही लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बी नेट बाई म्यू नॉट ही लिखा रहने दो, एम ना लिखो और अच्छा है। क्यों अननेसेसरी हम कोई टर्म यूज करेंगे, नहीं यूज करते हैं। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है बाई म्यू नॉट इज इक्वल टू हो गया एच प्लस आई, और आई है काई एच, तो काई प्लस 1 इंटू एच, ऐसा आ गया। क्यों? तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई, किसी मैग्नेटिक सबस्टांस के अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई, म्यू नॉट इंटू काई प्लस 1 इंटू एच। बताओ कोई डाउट हो तो, इस डिस्कशन में कोई डाउट हो तो बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है और कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल है, बहुत लॉजिकल है। भाई किसी मैग्नेटिक सबस्टांस के अंदर जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होती है वही उस मैग्नेटिक सबस्टांस के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुई है डिवाइडेड बाय म्यू नॉट की इक्वल होती है। बोलो बच्चों, कोई डाउट किसी को? कोई डाउट जल्दी बोल दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ सर, ये थोड़ा इसमें अभी इसको समझना पड़ेगा, बैठ के पढ़ना अरे मैं पड़ेगा। बता रहा हूँ भाई, सिंपल बात है। सर एक बार सर बता दीजिए फिर थोड़ा। यस सर। मैं ये कह रहा हूँ कि जब किसी मैग्नेटिक सबस्टांस को मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया तो उसके अंदर डायपोल्स अलाइंड हुए कि नहीं हुए? यस सर, हो जाएंगे। तो उन डायपोल्स की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड अंदर भी तो आएगी ना उसके कारण। यस सर, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। वो जो यस सर। मैग्नेटिक फील्ड आएगी इन डायपोल्स की वजह से जो आएगी उसको अगर म्यू नॉट से डिवाइड कर दूं तो उसकी यूनिट एम्पियर पर मीटर होगी कि नहीं? यस सर। और आई की यूनिट क्या है? सर वही एम्पीयर पर एम्पियर मीटर पर है। मीटर। तो यस जो सर। आई हम लोगों ने डिफाइन किया है वो एक्चुअली जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड हुई है बटे म्यू नॉट के इक्वल ही है, वही आई है। यस सर। अगर सारे डायपोल, अगर जितने डायपोल्स हैं उन सबके डायपोल मोमेंट को ऐड कर दो और जितने वॉल्यूम में वो डायपोल हैं उस वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, तो इसकी वैल्यू जो इन डायपोल्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी डिवाइडेड बाय म्यू नॉट के इक्वल हो जाएगी। नहीं समझे मेरी बात? अब बताओ, अब डाउट पूछो तो मैं फिर से बताऊं, और कहीं मिलेगा नहीं। अगर मैं बात नहीं करूंगा तो समझ नहीं पाओगे, कहीं भी पढ़ोगे तो मैं ही इसमें समझा सकता हूं अभी, क्योंकि मुझे समझ है। इसमें क्या दिक्कत है भाई? सर ये परमिबिलिटी और सब्सर्टेबिलिटी के बीच का रिलेशन है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ही जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है बाय म्यू नॉट है। नहीं समझे मेरी बात? कितनी इंटेंसिटी हो गई है, मतलब मैग्नेटाइजेशन कितना हो गया है। किसी भी सब्सटेंस का मैग्नेटाइजेशन होने का मतलब ये है कि वो मैग्नेटाइज होकर के कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लगा है। तो उसकी इंटेंसिटी का मेजरमेंट है, जो इंटेंसिटी का मेजरमेंट है वही उसके कारण डायपोल्स की जो मैग्नेटिक फील्ड है डिवाइडेड बाय म्यू नॉट के इक्वल है। यस सर। डाउट क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसमें डाउट क्या है, जल्दी बोलो सारे बच्चे बताएं। अनमोल, अनुराग, कृतिका, मिहिर, रामकृष्ण। सर लास्ट का समझ नहीं आ रहा, लास्ट। हाँ बोलो बोलो जल्दी बोलो, क्या चीज? सर लास्ट का समझ नहीं आ रहा। क्या सर ये चीज? इधर वाला जो है, ये वाला। अरे जैसे हाँ इस सर, पॉइंट यस सर। इस पॉइंट अगर मैग्नेटिक किसी भी सबस्टांस के अंदर की बात की जाए तो यहाँ पर कितनी फील्ड है, एक की दो, ये बताओ। एक फील्ड है कि दो फील्ड है? सबस्टांस के अंदर कितनी फील्ड होगी, ये तो सर बोलो। दो फील्ड है, दो। दो फील्ड होगी ना। सर तो फील्ड सबस्टांस के अंदर एक बाहर है।
बाहर तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर यहाँ पर इस पॉइंट पर इन सारे डायपोल्स की भी फील्ड है ना, जिसको बी इंड्यूस्ड कहते हैं। यस सर, यस सर। इसके अंदर दो फील्ड होगी कि नहीं? एक्सटर्नल तो है ही, अरे ये तो फील्ड है ही है ना हर जगह। यस सर, अंदर भी दो होगी। ये तो फील्ड है ही यार, और एक फील्ड इसके अंदर इंड्यूस भी हो गई, नहीं समझे? एक फील्ड इसके अंदर इंड्यूस भी हो गई। अब क्या समझ दिक्कत? गए। अब मैं इस इक्वेशन को म्यू नॉट से डिवाइड कर दे रहा हूं, म्यू नॉट म्यू नॉट म्यू नॉट डिवाइड कर दे रहा हूं। इसको मैं नहीं छेड़ रहा हूं, ये वैसे ही रखा हुआ, बी नेट बाई म्यू नॉट। इसको हमने क्या डिफाइन किया था बोलो? इस टर्म को मैंने क्या डिफाइन किया था? बी एक्सटर्नल बाई म्यू नॉट को मैंने क्या कहा हुआ है? एच कहा हुआ है कि नहीं? यस सर। तो इसकी जगह एच लिख दिया। और बी इंड्यूस्ड बाई म्यू नॉट को मैंने आई कहा हुआ है, आई ही बी इंड्यूस्ड बाई म्यू नॉट है, तो इसको आई कह दिया, क्या दिक्कत है? अरे यस सर, समझ गए। अब फिर से आगे बढ़ो, आई इज इक्वल टू काई एच है, तो आई की जगह काई एच रख दिया मैंने, तो काई एच प्लस एच में एच कॉमन आ गया, तो काई प्लस 1 इंटू एच आ गया। फिर म्यू नॉट से मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया। तो किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, किसी यस सर, समझ मैग्नेटिक गया। तो किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर की नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गई ना अपने पास। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? म्यू नॉट इंटू काई प्लस 1 इंटू एच। बोलो, यहां तक बताओ, कोई डाउट हो तो जल्दी फिर से। होगी समझ आ गई बात? ये सबने लिख लिया, इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पीडीएफ नहीं मिलेगा, इसको नोट करना है आपको। वीडियो में शेयर कर दूंगा, लेकिन वीडियो देखना पड़ेगा ना, नोट्स ये जरूरी है होने इसके। ये बात सारे बच्चे समझ गए? बोलो, और कोई नहीं समझाया? अभी पूछ लो तुरंत। समझ गया सर। अब भाई इसे ज्यादा समझा नहीं सकते। तो किसी मटेरियल के अंदर जो नेट फील्ड होती है, किसी मटेरियल के अंदर नेट फील्ड कितनी होती है? अगर कोई पूछे, अगर तुमसे कोई पूछे कि एक मटेरियल है, मैग्नेटिक मटेरियल है, वो किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो बताओ उसके अंदर नेट फील्ड क्या होगी? तो क्या कहोगे? फॉर्मूला क्या आ गया था? म्यू नॉट इंटू काई प्लस 1 इंटू एच, ये कहेंगे हम लोग। बोलो, कोई डाउट किसी को? अरे बोलो। नो सर। अच्छा ये बताओ बच्चों कि एच क्या है? एच हमने क्या लिखा था? बी एक्सटर्नल बाई म्यू नॉट लिखा था कि नहीं? यस सर, बी एक्सटर्नल बाय म्यू नॉट। अगर मैं इसको कट कर दूं यहां से, तो किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? काई प्लस 1 इंटू बी एक्सटर्नल, यस सर। ये हो जाएगी कि नहीं? बोलो बच्चों, यस सर। ठीक है कि नहीं? अच्छा एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, यस सर। ये बताओ, जब हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किसी मीडियम में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी? अगर किसी मीडियम में हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, जब मीडियम नहीं था, तो मान लो, जब मीडियम नहीं था, जब पानी नहीं था, तो मान लो उस समय एक्सटर्नल यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट थी, तो अगर पानी हो जाएगा तो इसके अंदर नेट फील्ड क्या आ जाएगी? ई नॉट बाई क्या? डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट। यस सर, इसका ई वो होगा आर। डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट जो एप्सिलॉन आर होता था। यस सर, ई आर एप्सिलॉन आर। तो अगर कोई भी फील्ड स्पेस में है, मान लो कोई मैग्नेटिक फील्ड है स्पेस में, बी एक्सटर्नल है, मान लो स्पेस में है, अगर वही फील्ड किसी मीडियम से पास होने लगे, तो उस मीडियम के अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है? क्या हो जाएगी? सर अपॉन एप्सिलॉन डॉट आर से डिवाइड नहीं, कर। अपॉन नहीं होगा, अब उल्टा होता ना, म्यू आर हाँ यस सर, हाँ ठीक है। एप्सिलॉन से डिवाइड किया था, तो अब क्या हो जाएगा? अगर जैसे ये दूसरा कंसेप्ट है, जैसे एक बात तो यहाँ पर हमने लिख लिया, ये हम लोगों ने एक बात ये ऐसे सीख लिया, ऐसे लिख दिया, ये एक इक्वेशन हो गई। अब दूसरी बात मैं तुम्हें समझा रहा हूं क्या, कि अगर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है,
ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, बी एक्सटर्नल है ये। अगर इसी में कोई मैग्नेटिक मटेरियल रख दिया जाए तो इसके अंदर जो नेट फील्ड होती है ये हो जाती है रिलेटिव परमिएबिलिटी इनटू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये एक दूसरा कंसेप्ट है, ये दूसरी अंडरस्टैंडिंग है, इससे कोई मतलब नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से है। जैसे मैंने वहां हम लोगों ने बताया था कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जैसे कोई चार्ज है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में है, यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट। अगर यहाँ पर एक वाटर रख दिया जाए, वाटर यहाँ पर, तो वाटर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कोई पूछे कितना हो जाएगा, तो कहना है ई नॉट बाई के। क्या हो जाएगा? ई नॉट बाई के नेट। यस सर। तो उसको हम उसके रिलेटिव, के मतलब रिलेटिव परमिटिविटी। तो स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वही फील्ड अगर किसी मीडियम में पहुंच जाए तो मीडियम में जो नेट फील्ड निकालनी हो उसके लिए क्या करना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिलेटिव परमिटिविटी से डिवाइड कर देते थे। वैसे ही अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है और वो मैग्नेटिक फील्ड किसी मटेरियल से पास होने लगे तो उस मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी नेट, वहां पर एप्सिलॉन से अगर डिवाइड करते थे तो यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे म्यू आर से। इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी। ये सेकंड इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं कंपेयर करूं तो क्या मिल रहा है बच्चों? इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया जाए तो क्या मिल रहा है? बोलो, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो तो कुछ मिलेगा? फिर ऊपर और नीचे वाले दोनों को। अरे ये इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड में बी नेट यहां भी है, बी नेट यहां भी है, यस यहां बी एक्सटर्नल, यहां बी एक्सटर्नल, तो इसका मतलब काई म्यू आर इक्वल टू पाई प्लस 1 हो जाएगा। काई प्लस 1 इज इक्वल टू म्यू आर आ गया। यस सर, आ जाएगा। तो अगर किसी मीडियम की ससेप्टेबिलिटी हमें पता है, उसमें 1 ऐड कर दो तो उसकी रिलेटिव परमेबिलिटी आ जाती है। यही क्वेश्चन इस ईयर में नीट में पूछा गया, कि नीट 2020 का क्वेश्चन था, उसमें काई दिया था और म्यू आर पूछ लिया था, 1 ऐड करके बताना था बस। 599 या 499 दिया था, काई की वैल्यू 599 या 499 दिया था और पूछा था कि उसके रिलेटिव परमेबिलिटी कितनी होगी, तो एक ऐड कर देना था, तो 599 तो 600 बता देना था, आंसर में लिखा हुआ था। नहीं समझे बात? यस सर, समझ गया। तो किसी भी, ये काई क्या है? ससेप्टेबिलिटी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन, ये वैसे समझ में नहीं आएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, डिस्कशन से ही आएगा ये। इसको ससेप्टेबिलिटी ऑफ ए मटेरियल कहते हैं। और म्यू आर क्या है? बोलो, रिलेटिव परमिएबिलिटी। यस सर। ये है, इन दोनों में रिलेशन ये होता है कि ससेप्टेबिलिटी में 1 ऐड कर दो तो रिलेटिव परमिएबिलिटी आ जाती है। इसमें कोई विशेष बात नहीं है, बहुत सिंपल बात है और सबको समझ में आनी चाहिए। कोई डाउट हो तो बताओ अभी। यहां तक के डिस्कशन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल बात थी। जो कंक्लूजन है वो मैं आपको लिख देता हूं एक बार फिर से, जो हमें याद रखना है। बोलो, लिख लिया सबने? फिर से मैं लिख लिया होगा सबने। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, हमें लग रहा सिलेबस में है, इसको हटाया नहीं गया है, क्यों? रुकिए, देख रहा हूँ सर। फिलहाल तो नहीं हटाया गया है, आने वाले टाइम में देखते हैं क्या होगा। नीट में तो, अरे इस बार नीट में तो आ ही गया ये क्वेश्चन ही। हाँ सर। सर जेईई मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, कहीं आया होगा कुछ इसके बारे में, देखो फिर समझो बात को। सर इस चैप्टर का वेटेज कितना होता है जेईई मेंस में? अरे इसका 1 नंबर आएगा मुझे, एक क्वेश्चन आ जाएगा तो बहुत है कभी कभी, लेकिन हमें समझना पड़ेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं और इसकी जरूरत पड़ जाएगी ना। यस सर। देखो इधर, तो अभी तक हम लोगों ने क्या कहा कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो होती है वो क्या होता है? काई एच होता है ना। एक तो ये हमने सीखा, एक ये बात सीखी। यस सर। दूसरी बात क्या सीखी कि किसी मैग्नेट के अंदर
जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, काई प्लस 1 इंटू बी एक्सटर्नल। ये सीखा कि नहीं? और एक बात मैंने सीखा कि नेट मैग्नेटिक फील्ड ये भी होती है क्या, म्यू आर इंटू बी एक्सटर्नल। इन दोनों को जो कंपेयर किया तो हमें रिलेटिव परमिटिविटी मिल गई, परमेबिलिटी मिल गया काई प्लस 1। ये 4 चीजें हम लोगों ने सीखा अभी तक। कोई डाउट हो तो बताओ। नो सर। अब देखो, नो सर। अब देखते हैं ध्यान से। मैं ये कह रहा हूं कि जरा एनसीईआरटी में देखकर बताओ कि एक ग्राफ ड्रॉ होगा, उस ग्राफ में वर्टिकल एक्सिस पर क्या लिखा है, वही हम यहाँ पर लिख दें। एक ग्राफ ड्रॉ किया गया है, उसको यहाँ पर आई लिखा है कि एम लिखा है, क्या लिखा है? सर ये द मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस लूप इज द हाँ, बीएच। इस एक्सिस पर क्या लिखा है, क्या कौन सी क्वांटिटी? सर मैग्नेटिक फील्ड। नहीं, क्या सिंबल क्या है? बी टेस्ला, मतलब बी लिखा है फिर ब्रैकेट में नीचे टेस्ला लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड है ये, जो मीड नेट हम कहा करते हैं वो है। और यहाँ पर क्या लिखा है? एच। एच लिखा है, जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, ये लिखा हुआ है। ये ध्यान से देखना है ना। मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जब किसी मटेरियल को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो उसके अंदर जो चेंजेज आएंगे उस वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ये हमें पता करना है। ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। ये वैसे ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा ना, तो ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होना चाहिए ऐसे। ये इंटेंसिटी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है, एक्सटर्नल की बात नहीं हो रही है, मतलब नेट की बात नहीं हो रही है। उस मटेरियल के अंदर जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका ग्राफ हम लोग को ड्रॉ करना है। जो बी है वो एच है, एक्चुअली वो आई है ऐसा कहना चाहिए। अभी मैं देखता हूँ, पहले समझ लो क्या है, किसके बीच में है। एक मटेरियल है, एक मटेरियल को मैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखने जा रहा हूं, मैं ये ऑब्जर्व करने जा रहा हूं कि उसके अंदर क्या चेंजेज होंगे। तो मान लो एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, उसको जैसे ही मैंने, अच्छा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अगर एक्सटर्नल फील्ड नहीं है तो बताओ उसकी इंटेंसिटी अंदर कुछ होगी, कोई इंडक्शन होगा उसके अंदर, कोई फील्ड होगी? अगर बी एक्सटर्नल 0 हो, ये बी एक्सटर्नल है ना, और ये बी एक्सटर्नल बाई कुछ नहीं म्यू होगा, नॉट है, कुछ नहीं होगा सर। मैग्नेटाइजिंग फील्ड है ना, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो अगर मैग्नेटाइजिंग फील्ड ना हो तो उसके अंदर कोई इंटेंसिटी भी नहीं होगी, यस सर। तो ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा। अब मैंने क्या किया, जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है उसको बढ़ाना शुरू किया, जैसे फैन का रेगुलेटर होता है ना कि नहीं। मान लो एक सबस्टांस रखा हुआ है और फैन का रेगुलेटर से मैं एक्सटर्नल फील्ड को बढ़ा रहा हूं, सबस्टांस ऐसे रखा हुआ है। एक मिनट,